दोस्तों, महाराष्ट्र में संभव है कि आज या फिर कल बीजेपी अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे। लेकिन ये सूची केवल बीजेपी के उम्मीदवारों की होगी, उन उम्मीदवारों की होगी जो हो सकता है कि पिछली बार चुनाव जीत कर आए हैं। आप कह सकते हैं कि पहली सूची जनरली पार्टियों की उन सेफ उम्मीदवारों की होती है जिनका टिकट नहीं कटने वाला है। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर काफी खटपट चल रही है। खटपट की हालत ये है कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है और बयान भी किसने दिया है? अमित शाह ने। और ये बयान अपने आप में क्या सियासी मायने दिखाता है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा जब खुलेआम इस तरह की बयानबाजी चल रही है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी हर हाल में महाराष्ट्र चुनाव जीतना चाहती है क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र इन दो राज्यों की वजह से मोदी बहुमत से दूर हुए थे और बहुत शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था। लोकसभा चुनाव में केवल 9 सीटें सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या नहीं किया, आप बताइए ना। आज महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो केवल 4 पार्टियां थी, लेकिन तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नहीं हुआ है। कभी उद्धव ठाकरे सीएम बन रहे हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस आधी रात को सीएम बन रहे हैं, फिर उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, फिर एकनाथ शिंदे सीएम बन रहे हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन इस बीच अब महाराष्ट्र में बीजेपी चाहती है कि हर हाल में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, जैसे कि 2019 में हुआ था। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनका ये सपना, बीजेपी का ये सपना पूरा होता दिख रहा है क्योंकि विपक्ष से तो बीजेपी बाद में लड़ेगी। बीजेपी को आंख दिखाने वाले वही लोग खड़े हो गए हैं जिनको बीजेपी ने एक तरह से पैदा किया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे तो शिवसेना के खांटी नेता थे, तो बात सही है, और बहुत पुराने नेता थे शिवसेना के, और मराठा चेहरा है एक शिवसेना। और दोस्तों, महाराष्ट्र में तो शिवसेना मराठा राजनीति के लिए ही जानी जाती है। तो एकनाथ शिंदे एक अच्छे नेता, एक बड़े नेता रहे हैं बाला साहब ठाकरे के ज़माने से। लेकिन एकनाथ शिंदे का ख्वाब बीजेपी ने पूरा किया उनको मुख्यमंत्री बनाकर। मतलब ये देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बड़ी असहज करने वाली स्थिति थी कि वो शख्स जो कि सीएम रहा है महाराष्ट्र का, उसको डिप्टी सीएम बनाकर छोड़ दिया। तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी बनाया गया और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत पानी बह गया है मुंबई के समंदर में, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे, सुनने में आ रहा है कि बीजेपी को आंख दिखाने लगे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे कम से कम 288 सीट में से 100 सीटें मांग रहे हैं। अब बीजेपी ये चाहती है कि वो अकेले 160 सीटों में लड़े, क्योंकि दोस्तों सिंपल लॉजिक है, जो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा उसके ज़्यादा विधायक चुने जाने की संभावना है, और जिसके ज़्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि आप ये कहेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो कुछ दिन पहले, करीब 1 दिन पहले एकनाथ शिंदे के नाम पर देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में मोहर लगा दी। लेकिन उस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया कि हाँ उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो हैं वो एकनाथ शिंदे होंगे। वो बयान आया गया हो गया। मतलब जिस तरह से नायाब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट किया था हरियाणा में, क्या बीजेपी आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे को प्रोजेक्ट करने वाली है मुख्यमंत्री के तौर पर? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो ये चाहते हैं कि कम से कम 100 सीटें उनको मिलें। तो अगर 100 सीटें एकनाथ शिंदे को मिल जाएंगी तो बीजेपी 160 सीटों पर कैसे लड़ेगी? और बीजेपी अगर 160 सीटों पर नहीं लड़ती तो फिर एनडीए में बड़ा भाई होने का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ये जो खटपट है ये खाली लफ्ज़बाजी तक नहीं है। अभी आप देखिए 16 अक्टूबर की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि अमित शाह लगातार पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र को लेकर सिलसिलेवार तरीके से बैठक कर रहे हैं और महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे पर अमित शाह की नज़र है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए कहा है, हमने हार मान ली, आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, अब आपको ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। अमित शाह ने जब से ये बयान दिया एकनाथ शिंदे को लेकर, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह जैसे नेता दोस्तों ऐसी बात बोल रहे हैं तो आप थोड़ा कहा ज़्यादा समझिए वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। जब अमित शाह ये कह रहे हैं कि देखिए हमने हार मानी और आपको सीएम बनाया, अब आप भी ज़रूरी कदम उठाइए, तो मतलब अमित शाह ये बता रहे हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं की मांग दरकिनार कर दी। विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, उसके बावजूद भी हमने आपको सीएम बनाया, अब आपकी बारी है बड़ा दिल दिखाने की। दोस्तों, अमित शाह ने ये तक कह दिया कि आपके लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया, और बात भी सही है दोस्तों।
देवेंद्र फडणवीस का तो कद काटा गया ना। एक व्यक्ति जो सीएम बन चुका है वो डिप्टी सीएम बना, एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर उसका सीएम नहीं है इस समय महाराष्ट्र में, और सीएम कौन होगा इसको लेकर भी पशोपेश है, बहुत प्रमुखता से, बहुत मजबूती से। क्या एकनाथ शिंदे के पीछे खड़ी है बीजेपी, इसको लेकर अभी संशय है, बहुत जल्दबाजी है इसको लेकर चर्चा करना। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, न केवल एकनाथ शिंदे को, वो एकनाथ शिंदे जो कि बीजेपी के खड़े हुए एक तरह से प्यादे ही थे, तो एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते, किसने सोचा था। लेकिन एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीएम बनाया क्योंकि तब हालात थे, अब हालात अलग हैं। अब वही एकनाथ शिंदे बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, बीजेपी से मोलभाव कर रहे हैं, बीजेपी से कह रहे हैं कि 100 सीटों पर से कम तो हम लड़ेंगे नहीं। और बात भी ठीक है दोस्तों, एकनाथ शिंदे की पार्टी एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी घटक दल है। सबसे बड़ा घटक दल है टीडीपी, उसके बाद है जेडीयू, उसके बाद है एकनाथ शिंदे की पार्टी। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा सीटों वाला घटक दल है। तो एकनाथ शिंदे भी एक तरह से छोटी ही सही लेकिन मजबूती तो दे रहे हैं ना उस बैसाखी को, जिस बैसाखी की वजह से मोदी जी केंद्र में सरकार चला रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या एकनाथ शिंदे को लेकर बीजेपी की ये जो तल्खी है केवल बयानबाजी तक है, तो नहीं। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट कहती है कि जो विधायक हैं, जो ज़्यादातर विधायक हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के और अजित पवार के एनसीपी के, उनमें से बहुत से विधायक हैं जो हार रहे हैं, मतलब उनके दोबारा जीतने की संभावना ना के बराबर है। तो बीजेपी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उनका टिकट काटें, लेकिन दोनों पार्टियां इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो विधायक अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर उनके साथ आए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पर बगावत की है ना उन विधायकों ने, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। नहीं तो बाला साहब ठाकरे के बेटे को छोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है, लेकिन अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा दिया उन विधायकों ने और बाला साहब ठाकरे की बनाई पार्टी तोड़ दी और उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। वैसे ही सीनियर पवार को छोड़कर अजित पवार के साथ जो विधायक आए हैं, जाहिर तौर पर उनकी वजह से अजित पवार यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो डिप्टी सीएम बन पाए। अब अजित पवार से कहा जाए कि आप अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटें, तो बताइए उन विधायकों की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी, और वे विधायक फिर अजित पवार के साथ भी क्यों रहेंगे। फिर तो पार्टी के अंदर जो कि वैसे ही टूट चुकी है और टूट पैदा होगी ना, और बगावत पैदा होगी। मतलब जो विधायक अपनी पार्टी से बगावत करके एक नेता के पीछे चल दिए, बाद में वो नेता भी अगर उनसे हाथ खींच लेगा तो पार्टी के अंदर आपकी क्या लॉयल्टी रह जाएगी। ये तो यही कहा जाएगा ना कि जब इनका मन करता है पार्टी से अलग करवा देते हैं, उसके बाद आपका टिकट कटवा देते हैं। दोस्तों और तो और अजित पवार करीब 75 सीटें चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का आकलन ये कहता है कि 25 से ऊपर सीटें अजित पवार को नहीं दी जा सकती। बीजेपी ये चाहती है कि करीब 160 सीटों पर वो चुनाव लड़े 288 में से, और बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे आपस में बांट ले। लेकिन एकनाथ शिंदे की बात समझ में आ गई है दोस्तों कि अगर उन्होंने ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा तो फिर उनके विधायकों की जीत के आने की संभावना भी बहुत कम है और दोबारा उनका सीएम बनने का ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों अब ख्वाब तो ख्वाब है, हर कोई देख सकता है। एकनाथ शिंदे जब एक बार सीएम बन सकते हैं तो वो दोबारा सीएम क्यों नहीं बन सकते, उनको अधिकार है ऐसा सपना देखने का। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन छोड़ेगा, महाराष्ट्र जैसा राज्य। अब इस बीच दोस्तों एनडीए में इस तरह की खटपट चल रही है सीटों को लेकर कि अमित शाह सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए, हमने आपकी वजह से हार मान ली, अब आपकी बारी है ज़रूरी कदम उठाने की। वहीं दूसरी ओर अभी तक आपने इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनी होगी। इंडिया गठबंधन में कम से कम बैठकें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस पर दबाव वहाँ भी बनाया जा रहा है, लेकिन कमोबेश इस तरह की बयानबाजी करने से इंडिया गठबंधन बच रहा है। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने यह तक कह दिया कि अगर एनसीपी और कांग्रेस कोई सीएम कैंडिडेट देता है तो वो उसका समर्थन करने को तैयार है। बहुत बड़ा बयान है अपने आप में। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी, जो कि हुई भी है, लेकिन कम से कम वो सब बंद कमरे में चल रहा है, खुलेआम नहीं चल रहा है। दोस्तों ये सब कुछ आपको समझ में आएगा तफसील से तब जब आप इस वक्त विधानसभा की तस्वीर देख लेंगे। देखिए ये 2019 की विधानसभा की तस्वीर है महाराष्ट्र में, और 145 बहुमत का आंकड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 105 सीटों के साथ। शिवसेना ने जीती थी 56 सीटें। बीजेपी और शिवसेना एक साथ आराम से बहुमत का आंकड़ा पार करती है और सरकार बनाने की स्थिति में थी। लेकिन शिवसेना ने यह कह दिया कि बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि सीएम उनका होगा, लेकिन अब वो वादा तोड़ रही है। बीजेपी ने कह दिया हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, जिसके बाद दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ लिया और महाअघाड़ी
की सरकार बना ली। कांग्रेस ने जीती थी 44 सीटें। एनसीपी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया था, शरद पवार की पार्टी 54 सीटें जीतकर, निर्दलीय ने 13 सीटें जीती थी और अन्य ने 16 सीटें जीती थी। लेकिन फिर प्रारूप विधानसभा का फिर से बदल गया, क्योंकि 4 पार्टियां, उसके बाद 6 पार्टियां बन गई। दोस्तों महाराष्ट्र में देखिए अब क्या स्थिति है। दोस्तों बीजेपी के पास विधानसभा में 102 सीटें हैं। एनसीपी अजित पवार के पास 40 सीटें, मतलब अजित पवार के साथ जो विधायक चुनकर आए और उन्होंने शरद पवार के साथ बगावत की, उनके साथ 40 विधायक आए। शिवसेना के पास 38 सीटें हैं। शिवसेना कौन सी? एकनाथ शिंदे की शिवसेना। अन्य छोटे दल हैं 22। कांग्रेस के पास है 37। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास हैं 16 विधायक, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास ज्यादातर विधायक तो उनको छोड़कर चले गए थे। एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी के पास है 16 विधायक और अन्य छोटे दल जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो है 6। तो ये काफी कंफ्यूजन पैदा करने वाला है, लेकिन यही इस वक्त विधानसभा की स्थिति है और यही चुनौती है दोस्तों एकनाथ शिंदे के आगे कि जो 38 विधायक उनके साथ आए और बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ, उन 38 विधायकों का, या फिर अजित पवार के लिए ये चुनौती है कि जो करीब 40 विधायक शरद पवार से बगावत कर चुके हैं, कम से कम वो कैसे, उनका टिकट कैसे काटा जाए। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी लंबी चलती है और क्या बीजेपी अपने टिकटों के ऐलान के साथ एक उस प्रेशर पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाती है कि आप लोग तय करते रहिए, हम तो ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वक्त भी काफी कम बचा है दोस्तों महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए। आप एनडीए की स्थिति को किस तरह से देखते हैं जब अंदर इतने सारे फ्रैक्शंस हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।